दोस्तों, राफेल डील रहस्यों में लिपटी हुई, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई और जितना बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया गया था कि राफेल 4.5 दुनिया को तबाह करने वाला, इससे बढ़िया कोई एयरक्राफ्ट नहीं, दुनिया की बेस्ट डील, क्या क्या करके प्रचारित नहीं किया गया। लेकिन जब 4 दिन की वॉर हुई तो पता लगा कि कुछ राफेल ध्वस्त कर दिए गए पाकिस्तान के द्वारा। पता लगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल साहब, जिन्हें भारतवर्ष के अंदर और रूस के अंदर जो ये मीटिंग होने वाली थी, इसमें रूस के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बताया जा रहा है कि अजय डोवल साहब की यात्रा स्थगित हो गई है, वो रूस नहीं जा रहे हैं। किसी भी कारण से हो, भारत ने अभी तक नंबर नहीं बताया कि कितने राफेल गए, कितने सुखोई गए और कितने मिग वगैरह गए, मिग 29 गए, कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने भी नहीं बताया कितने गए। पर हाँ, फ्रांस के द्वारा सोर्स कोड ना दिया जाना एक बहुत बड़े धोखे के रूप में देखा जा रहा है और हम इसके बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं कि फ्रांस के धोखे ने इंडिया को शॉक में डाल दिया और एक किस्म से कहा जाए वो भारत का सारा जो चश्मा चढ़ा हुआ था ना, राफेल का जो मोहब्बत थी, सब उतर गई, खत्म हो गई साहब। और राफेल के प्रति जो मोहब्बत थी सब खत्म। बल्कि राफेल कंपनी, जो डसो कंपनी है, उनकी डसॉल्ट भी कहते हैं, उनके शेयर्स भी गिरे और वो सारा एक रोमांस जो पैदा किया गया था राफेल के लिए, वो सारा रोमांस पानी की तरह बह गया, कुछ नहीं बचा। बल्कि जो कंट्री भारत को देख के राफेल खरीदने की सोच रहे थे, सबने कैंसिल कर दिया कि राफेल नहीं चाहिए भैया, ये अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है, इतने पैसे देके तो कोई बेवकूफी खरीदेगा। अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है कि हमारे जब अपना इंजन बना रहे थे एयरक्राफ्ट का, कावेरी, तब फ्रांस ने भारत की मदद नहीं की थी। हम भारत ने मदद मांगी थी कि हमको इंजन बनाने में आप मदद करो, लेकिन फ्रांस ने मदद नहीं की कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं देंगे। और जो सोर्स कोड, जो कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, प्रोग्रामिंग जो होती है सारी, नहीं दिया। अब जो मरीन राफेल की जो डील इंडिया ने की है, अभी तो सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन किया, कुछ पैसे वैसे तो दिए नहीं होंगे अभी तो। 63,000 करोड़ का 26 एयरक्राफ्ट, और उसमें से भी हर एयरक्राफ्ट की कीमत 2,600 करोड़, जो बहुत ही ज्यादा महंगी है, जबकि रशियन नेवल एयरक्राफ्ट 4 गुना कम कीमत पे 600 करोड़ में मिल जाएगा आपको। मुझे लगता है कि भारत का रोमांस खत्म हो गया। अब भारत फ्रांस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है और जो 26 राफेल मरीन का सौदा किया, अब उस पर पुनर्विचार हो रहा है कि इसे कैंसिल कर दिया जाए। ये देख के अब फ्रांस की हालत है खराब की इतना बड़ा सौदा हाथ से निकल गया और ऊपर से सारी रेपुटेशन का कचरा हो गया पूरा का पूरा। अब राफेल कौन खरीदेगा भैया? कोई नहीं खरीदेगा। फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं किया, सोर्स कोड भी दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन साहब वक्त पे धोखा जरूर दिया। फ्रांस ने इंडिया को क्या दिया? धोखा दिया, वक्त पर धोखा दिया। अब 63,000 करोड़ की डील के बदले में उससे कम कीमत में हम आराम से 40 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, और साथ में S-400 S-500 भी खरीद सकते हैं, और तब 63,000 करोड़ भी नहीं लगेंगे। ये सच है। तो रशिया की सारी जो शानदार ऑफर है, शानदार सौदा है, ये उस 26 मरीन के मुकाबले 100 गुना बेहतर है साहब, 100 गुना बेहतर। मुझे लगता है कि भारत को फ्रांस को जवाब देना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम आपका मरीन रफाल नहीं लेंगे। लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर उसके पास अच्छे साजो सामान आ रहे हैं, और यहाँ ये भी जोड़ देने की बात है कि पाकिस्तान के पायलट पहले ही PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसमें ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं, ताकि जब ये 30 विमान आएंगे तो उनके उड़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट हों। जो संदेह भी प्रकट करते हैं कि हमारे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान गिराने में कामयाब हो गया, तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत को काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो काम होता नहीं दिख रहा। लेकिन पाकिस्तान और चीन इस मामले में प्रगति करते दिख रहे हैं। अब दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ले लेते हैं। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करनी शुरू कर दी है, मध्यस्थता की है, बीजिंग में उनको बुलाया है और उनसे बातचीत की है और दोनों को हाथ मिलाने के लिए तैयार कर लिया है। दोनों हाथ मिला चुके हैं इस मीटिंग के दौरान, और न केवल हाथ मिला चुके हैं बल्कि अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया और भारत ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है,
यानी पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान हमारा दोस्त बन रहा है, तो हमें एक ठिकाना ऐसा मिलेगा जहां से हम पाकिस्तान पर दबाव डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ भी चीन ने एक दूसरी चाल खेल दी है। उसने तालिबान को अफगानिस्तान फायदा उठाएंगे। अब ये आप डेलीगेशन गया या दूसरे मीटिंग गए तो बोलेंगे कि हमने आपका सीजफायर करवा दिया, आपका इतना नुकसान होता था, इतने लोग मारे जाते थे, हमको बदले में क्या दोगे, कितने बिलियन का आर्म्स खरीदोगे, कितना बिलियन का ट्रेड करोगे, कितने अमेरिकन कंपनीज को अंदर आने देंगे और हमको कितना टैरिफ कम करेंगे, घटाएंगे बोल के। ये मेन मुद्दा है, इसको बार बार दोहराने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो बिजनेसमैन की तरह वो अपना खून चूसेगा और भारत को मेरे ख्याल और बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। कुछ एविडेंस तो दिखाइए ताकि जनता में लोगों का विश्वास तो बने। इस समय ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है। हिंदुस्तान की जो समस्याएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं आज की तारीख में। ये सिर्फ है ना युद्ध के लिए क्रेडिट ही नहीं, परंतु इकोनॉमी पे जो प्रहार किया है। तो मल्टी पार्टी अगर डेलीगेशन अमेरिका लेके जा रहे हैं तो लोग बाग उनसे यही पूछेंगे, उनके अखबारजन भी यही पूछेंगे कि आपको हिम्मत कैसे पड़ी ये बात करने की, जब हमारा राष्ट्रपति खुद ही कह रहा है कि समझौता कराया और ये सब करा। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान के लिए। उसमें से किस तरीके से सुलझाएंगे क्या, और रूस वगैरह में कुछ और कहीं पे भी पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से इजराइल बोला है, बाकी किसी और ने नहीं बुलाया। तो उनको एक और भी समस्या है कि किस तरीके से, आप भी बताएंगे। आपने कहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहा है। तो हम लोगों के यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनों ने ही लूटा दूसरे में कहाँ दम था। प्रधान जी की छवि वहां डूबी जहां ट्रंप ने कहा बॉर्डर पे तुम नहीं हम था। तो मेरे ख्याल से भारत के मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से अब कहने का समय आ गया है व्यक्ति बन के मध्यस्थता कैसे कर रहे हैं, वो बीच में क्यों कूद रहे हैं। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है, भारत की जनता को भी इस चीज का अनुभव हो गया है। आने वाले निकट भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जिस मामले में वो है ही नहीं, वो बार बार अगर आ रहे हैं और प्रमाण भी ये और दूसरे देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो उनका प्रोपेगेंडा में दम बढ़ जाएगा कि ये अभी तक एविडेंस नहीं लाए और आतंकियों को पकड़े नहीं, और ये अंदरूनी काम है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। शर्म की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा महान देश बोल के बोल रहे हैं। तो जब बार बार ट्रंप जी बोलते हैं कि वॉर रहना हमने रुकवा दी, तो वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये पूरा नैरेटिव दिखाने के लिए कि पाकिस्तान फिर से प्रोवोक हो जाए। पाकिस्तान एक साथ चीन और अमेरिका को कैसे साध पा रहा है? क्या भारत चीन के साथ साथ बाकी जो बड़े देश हैं या अमेरिका जैसे देश हैं जिनके साथ हर कीमत पर संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्या उसके एवज में अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ग्रेट पीपुल पाकिस्तान और मोदी दर फ्रेंड है, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइन न, तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपुल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है। वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखें, कुछ दिन ले जाए व्हाइट हाउस में रखें, दोस्ती निभावें, वहां पे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएं, उसके उनकी दोस्ती कीमत हमारे देश की संप्रभुता नहीं हो सकती ना हेमंत भाई। कल मोदी जी ने मालूम नहीं क्या क्या, मैं तो उसको अनाप शनाप ही बोलूंगा। ये बहुत शर्म की बात है जिस तरह की बातें मोदी जी जाके बीकानेर में कर रहे हैं। मतलब न सिर न पैर सिंदूर बहता है और ये बहता है, ये सब शोभा नहीं दे रहा है। देश इस समय एक क्राइसिस है, देश में, देश के सामने एक, और क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान वाली क्राइसिस नहीं है, देश के सामने एक क्राइसिस उसके ट्रेड को सही में लेके है। अमेरिका मालूम नहीं क्या क्या किस तरह से हमें रोज डांट रहा है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब अमेरिका हमें डांटे नहीं। चीन से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का आप कर रहे हैं, आपके 60 डेलीगेशन जो जिसमें 51 पॉलिटिकल लीडर्स, 8 फॉर्मर, 59 लोग दुनिया भर में आपने भेजा है भाई, 32 देशों की यात्रा पे भेजा है। और वो क्या वहां पे बात करेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो पागलों जैसी बातें कर रहा है कि वो खून में सिंदूर हो गया। ये सब कोई बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें।
ये इलेक्शन की रैली नहीं है। आप हर रैली को इलेक्शन रैली समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, और जो आज का शायद टाइटल था जब हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि आज क्या करें, हम सब लोग एक जमाने में बहुत क्रिटिक रहे हैं। हम सब लोग, कम से कम मैं, आपको सिंदूर की चिंता है, पता आपकी घर की पत्नी तो आपसे 40 साल से पता नहीं किस हाल में जी रही होगी, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं है। बताया जाता है कि बड़े बदहाल तक उसमें रहती हैं वो तो, और आप यहाँ 7 स्टार का लग्जरीज आप उपभोग कर रहे हैं। तो आप नहीं सिंदूर की बात करें, कभी आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी आप सिंदूर की बात करते हैं। अरे मोदी जी, औरतों के गहनों के श्रृंगार के पीछे छिपना बंद करिए। शहबाज ने बोला है कि किसी तीसरे देश में होगी बात। अब तीसरे देश में बात, यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान और शहबाज की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण कर। इस काम में उसके मददगार जो हैं, उनका नाम चौंकाने वाला। ट्रंप ने भारत की फजीहत की थी, बेइज्जती की थी। अब व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को सामने बिठा करके वहां का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, वहां की मीडिया बैठी थी, और उनके सामने फिर भारत को सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे साहेब, भाषणबाज साहेब, इनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा है। यूएई या सऊदी अरब में होगी बैठक, अमेरिका मध्यस्थता करेगा। अभी तो हमने सिर्फ थर्ड वेन्यू की बात की थी, मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू की बात की थी। उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रशंसनीय उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई में नुकसान होता है, हमारे सभी पायलट वापस आ गए हैं सुरक्षित। स्पष्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सारे विमान सुरक्षित वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा पायलट वापस आ गए हैं। इसका मतलब है उन्होंने बिना कहे हुए इस बात को मान लिया कि कुछ विमानों के स्तर पर, विमान कौन सा था, क्या था, ये सब नहीं, नुकसान हुआ है, ये उन्होंने मान लिया। अच्छा, तो लोगों ने इस बात को समझ लिया और लोगों ने आगे, पत्रकारों ने, किसी ने इसको फिर बाद में आगे नहीं बढ़ाया इस बात को। लोगों ने सोचा कि भाई कैसे पाकिस्तान के पास वो अलर्टनेस, वो चौकन्नापन, वो तैयारी कैसे थी कि जब भारत के राफेल विमान आसमान में एयरबोर्न होकर मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहे होंगे, दागने ही वाले होंगे 9 ठिकानों के ऊपर, उसी वक्त उसने उनको चेकमेट करने की तैयारी कैसे कर ली उसने। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को कहना पड़ा कि भाई हमारे विमान नहीं आए, लेकिन केवल पायलट ही वापस आ पाए। इससे सारा जो सरकार के नैरेटिव का जो पूरा बैलेंस था, मतलब जो है वो पूरा बैलेंस बड़े नाजुक बैलेंस था। एक जा रहा है तो ये इट अमाउंट्स टू देशद्रोह। आपने चुगली की है, आपको इसके लिए मुकदमा चल के सजा होनी चाहिए। मैं एक चीज अबे भाई और कह दूं, तथ्य और इसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें एक दावा किया गया कि आज पाकिस्तान जश्न मना रहा है जीत का, यानी हमारी सेना क्या हारी है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। तो जवाब तो देंगे नहीं, और सीज फायर क्यों हुआ या जवाब दें या न दें, उनका जवाब अब जवाब नहीं बल्कि कबूलनामा होगा, क्योंकि स्थिति वहां तक आ गई है कि लोगों ने इस जवाब को पा लिया है। अब आपसे सिर्फ कबूल करवाना चाहते हैं लोग, और इस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है कि जवाब लोगों को मिल गया है और हमें अब कबूलनामा देना है कि हाँ ये जवाब सही है। तो पाकिस्तान अगर जश्न मना रहा है, हमने दिया था, आज क्या स्थिति है, हम चाइना को 5000 किलोमीटर अपनी जमीन भी दे देते हैं,
हमारे 21 सैनिकों को वो मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना का चा नहीं निकलता है। यही जे यानी जो विदेश मंत्री है जोकर जयशंकर, वो कहता क्या है, चाइना